अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि हलीमा और हफ्जा जंगल में से आगे बढ़ रहे होते हैं और हलीमा अपनी शादी के मुतालिक हफ्जा से कहती है, मेरी वालिदा बहुत पुरअज़म लग रही थी हफ्जा, ये सब कहाँ से आया? हफ्जा कहती, जब ये राज गोंचा खातून को पता चलेगा तो वो क्या करेंगी? जबकि इस दौरान एक घोड़ा बरक रफ्तार से वहाँ से भाग रहा होता है और भागते भागते उनके रास्ते के सामने आ जाता है, जिसे देखकर हलीमा कहती, ये बहुत खूबसूरत है, इसके हुस्न को तो देखो। तो हफ्जा कहती, ये खूबसूरत है लेकिन वहशी है। घोड़ा वहाँ से भाग जाता है। हलीमा कहती, ये तब तक वहशी रहेगा जब तक कि मैं इसे काबू न कर लूं। और हलीमा उसके पीछे अपना घोड़ा भगाती है। घोड़ा आगे आगे जबकि हलीमा उसके पीछे पीछे होती है। काफी देर घोड़ा भगाने के बाद हलीमा एक जगह पर रुक जाती है जहाँ पे घोड़ा भी पहले से रुका हुआ होता है। हलीमा अपने घोड़े से नीचे उतरती है, अपने हाथ में रस्सा थामती है और उस घोड़े को पकड़ने के लिए उसकी जानब बढ़ती है और आहिस्ता आहिस्ता छुपते छुपाते जैसे ही घोड़े के पास पहुंचकर रस्सा उसकी जानब फेंकने लगती है तो इस दौरान वो देखती है कि एक और रस्सा उसकी गर्दन पर किसी और ने फेंक दिया होता है। यह देखकर हलीमा कहती, ये कौन है? और वो आदमी जिसका घोड़ा होता है वो उसे पकड़ लेता है। हफ्जा हलीमा से कहती, आपके ख्याल में ये कौन है? तो हलीमा गुस्से से कहती, महज एक घोड़ा चोर, मेरे घोड़े को छूना बंद करो, ये घोड़ा मेरा है, रुक जाओ। और हलीमा घोड़े का रस्सा पकड़ लेती है तो वो आदमी कहता, रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। जब मुझे ये घोड़ा मिला इसका कोई मालिक नहीं था, अगर होता तो इतना वहशी न होता, मैंने इसे काबू किया है, अब ये मेरा है। यह सुनते साथ ही हलीमा अपनी तलवार म्यान से निकालती है और कहती, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? हफ्जा उसे रोकती है और कहती, हलीमा रुक जाओ, तुम क्या कर रही हो? तो हलीमा गुस्से से कहती, मैं अपने घोड़े को वापस लेने की कोशिश कर रही हूँ हफ्जा। और फिर वो आदमी कहता, मेरा ख्याल है फैसला तलवारों से नहीं घोड़े से करवाते हैं, जिसके पास ये जाएगा वही इसे रखेगा। यह सुनकर हफ्जा कहती, ये एक अच्छा ख्याल है। इस पर हलीमा रुक जाती है और कहती है, चलो फिर। और फिर लड़का भी एक जानब जाकर खड़ा हो जाता है। हलीमा घोड़े की जानब देखते हुए कहती, चलो मेरे लड़के यहाँ आओ, लेकिन घोड़ा नहीं आता। हलीमा एक बार फिर गुस्से से कहती है, यहाँ आओ मेरे बहादुर। और फिर प्यार से कहती है, मेरे बहादुर यहाँ आओ ना, लेकिन फिर भी घोड़ा नहीं आता। जबकि वो लड़का सिर्फ एक इशारा करता है, यहाँ आओ मेरे यार, यहाँ आओ। तो वो घोड़ा फौरन उसकी जानब बढ़ जाता है। यह देखकर हलीमा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। हफ्जा उससे कहती, तुम हार गई हलीमा, अब बस करो। हलीमा कहती, मैं इस चोर को अपने घोड़े को नहीं चुराने दूंगी हफ्जा। तो वो लड़का कहता, चोर, आपने मुझे ऐसा क्यों कहा? तो हलीमा कहती, तुम्हारे पास तो घोड़ा भी नहीं था। तो वो लड़का कहता, अब ये मेरे पास है, मेरा नाम दरसून है, मगर अगर जानना चाहो कि मैं क्या करता हूँ तो मैं चरवाहा हूँ। तो हलीमा कहती, तुम्हारे पास तो भेड़े भी नहीं है। तो वो लड़का कहता, मैं काम की तलाश में हूँ। तो हलीमा कहती, तब तक तलाश करते रहोगे जब तक तुम खुद न बदलो। ये कहते साथ ही हलीमा जाने लगती है। तो हफ्जा उसका बाजू पकड़ते हुए कहती, हलीमा कहाँ जा रही हो अब? तो हलीमा कहती, मैं शिकार करने जा रही हूँ, वरना मैं इसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। और वहाँ से रवाना हो जाती है। हलीमा भी उसके पीछे रवाना होती है। सब अपने घोड़ों पर सवार होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, जबकि वो लड़का उसे देखता ही रह जाता है। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि उरहान अपने सिपाहियों के हमरा साहिल समुद्र पहुंच जाता है जहां बंदरगाह होती है। बाज़ंतीनी सिपाही कश्तियों से सामान उतार रहे होते हैं। उरहान कहता, तो ये वो जगह है। अगले ही लम्हे ओक्टावियोस अपने सिपाहियों के हमरा घोड़े भगाते हुए वहां पहुंच जाता है। उसे देखते हुए उरहान चिराग खाने का निगहबान को अपने पास बुलाता है और उससे पूछता है, ये आदमी कौन है? चिराग खाने का निगहबान जब उसे देखता है तो खामोश रहता है। बालबान उसे झंझोड़ते हुए कहता, मेरे हजूर ने तुमसे सवाल किया है, इसे जवाब दो, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? तो वो निगहबान कहता, फ्लादियोस का भाई ओक्टावियोस है। यह सुनकर उरहान कहता, अच्छा तो ये उसका भाई है, हाँ। और फिर खलील कहता है, साहल पर बहुत तैयारी है, बहरी जहाज रास्ते में होंगे मेरे हजूर। उस्मान साहब कहते, इसलिए तुम इनकी जगह ले लोगे, बहरी जहाज आते ही हम हमला करेंगे, चलो। इसके साथ ही वो सब वहाँ से लौट पड़ते हैं। इधर साहल पर ओक्टावियोस अपने कमांडर सिपाहियों से कहता है, चिराग खाने का निगहबान कहाँ है? जब यहाँ से फारग हो जाएंगे तो मैं उसे मार डालूंगा। अगले ही लम्हे उरहान साहब अपने सिपाहियों के हमरा एक जानब से निकल आते हैं, जिसे देखते साथ ही बाज़ंतीनी सिपाही कहते, तुर्क, वो तुर्क हैं, हमला करो। ये कहते और सुनते साथ ही दोनों तरफ के सिपाही अपनी तलवारें निकाल कर एक दूसरे की जानब भागते हैं और बहुत ही जल्द एक दूसरे पर हल्ला बोल देते हैं और लड़ना शुरू हो जाते हैं। उरहान साहब ओक्टावियोस के साथ, जबकि बाकी बाज़ंतीनी सिपाही कई सिपाहियों से लड़ना शुरू हो जाते हैं। उरहान साहब बहादुरी का मुजाहरा करते हुए बहुत ही महारत के साथ ओक्टावियोस पर कारी ज़रबे लगाते हैं और उसे जख्मी कर देते हैं, उसकी तलवार गिरा देते हैं। थोड़ी देर उनके दरमियान मुकाबला जारी रहता है और वो ओक्टावियोस को जमीन पर गिराने में कामयाब हो जाते हैं, जबकि कई सिपाही भी बहादुरी के साथ बाज़ंतीनियों को मौत के घाट उतारते ही चले जा रहे होते हैं। एकदम हमला होने की वजह से बाज़ंतीनी सिपाहियों को कुछ भी समझ नहीं आता कि उनके साथ हो क्या रहा है। वो सब कटते ही मरते चले जा रहे होते हैं। और फिर ओक्टावियोस उरहान साहब से कहता है, तुम इसका बदला चुकाओगे। उरहान कहता, तुम्हारे पास मुझसे लेने को कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुमसे बहुत कुछ ले लूंगा। और फिर इसके बाद अपनी तलवार उठाते हैं और उसे ओक्टावियोस के जिस्म में घोंप देते हैं। ओक्टावियोस घुटनों के बल आ जाता है और अपनी आखिरी सांसें लेना शुरू हो जाता है। और फिर कहता है, हमारे पास एक कीमती खजाना है जो तुम्हारा है। तो उरहान पूछता, बुरान, क्या बुरान जिंदा है? ओक्टावियोस कहता, अभी तक तो है, लेकिन जैसे
से ही वो सब बताएगा जो जानता है वो मर जाएगा, तुम नाकाम हो जाओगे उरहान, तुम्हारे मुकद्दर में नाकामी लिख दी गई है। यह सुनते साथ ही उरहान साहब अपनी तलवार उसके जिस्म से निकाल देते हैं और उसे एक जोरदार टांग मारते हैं और वो जमीन पर जा गिरता है, जबकि बाकी तमाम बाजुद्दीन सिपाहियों का भी खात्मा कर दिया जाता है, हर एक को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और फिर खलील उरहान के पास आता है तो उरहान उससे कहता इसकी लाश को छुपा दो, और फिर दुमरल और बालाबान से कहता है इन सिपाहियों के कपड़े पहन लो, तैयार हो जाओ, हम यहाँ घात लगाकर बैठेंगे। और फिर उरहान खलील से कहता बुरहान साहब जिंदा हैं, सिर्फ मैं, तुम और बाबा ही इस बात से वाकिफ होंगे। ये कहते साथ ही उरहान साहब अपने घोड़े पर सवार होते हैं और वहाँ से चल देते हैं। इधर नीलोफर वापस काय कबीले पहुंच चुकी होती है और अपने खेमे में मौजूद होती है। इस दौरान मलहून खातून खेमे के अंदर दाखिल होती है और नीलोफर से आकर कहती क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम्हें जाने की इजाजत नहीं है दुल्हन खातून? तो नीलोफर कहती अगर आप मेरी जगह होती तो आप भी यहाँ न ठहरती मलहून खातून। मलहून कहती मैं तुम्हारे बरक्स जहाँ चाहूँ जा सकती हूँ दुल्हन खातून, लेकिन जब भी तुम जाना या रहना चाहो तुम्हें मेरी इजाजत दरकार है। इस कबीले की हर चीज के लिए तुम्हें मेरी इजाजत दरकार है। अब बताओ उरहान कहाँ है? तो नीलोफर खामोश रहती है। मलहून कहती अगर तुम अपनी दुल्हन की जिम्मेदारियों को फोकियत नहीं देती, मेरे उरहान की बीवी होने को बखुशी नहीं अपनाती, तुम यहाँ अपनी जगह नहीं रख सकोगी। मेरे उस्मान के लगाए गए अजीम चन्नार के दरख्त की जो वाहद शाख तुम सहारे के लिए थाम सकती हो वो मैं हूँ। तो नीलोफर कहती आप ये बातें कैसे कह सकती हो मलहून खातून? ये मेरा शोहर और आपका बेटा है जो इस दर्द से जल रहा है। हम यहाँ अपनी परेशानियां बांटने की बजाय क्या बात कर रहे हैं? मलहून कहती मेरा उरहान अपने अंदर की आग बुझाना जानता है, लेकिन ये वाज़ेह है कि तुम्हारे अंदर रोमी आग अब भी जल रही है। ये कहकर मलहून खेमे से रवाना हो जाती है, जबकि नीलोफर परेशान हो जाती है। नाज़रीन फिर इसके बाद हम देखते हैं उरहान साहब अपने सिपाहियों के हमरा अपने घोड़े भगाते हुए काय कबीले के अंदर दाखिल होते हैं। उरहान साहब को देखकर कबीले के लोग उन्हें खुशामदीद करते हैं और सलाम करते हैं। उरहान साहब अपने सीने पर हाथ रखकर सबके सलाम का जवाब देते हैं, जबकि नीलोफर भी अपने खेमे से बाहर निकलकर उरहान को देखती है और बहुत खुश होती है। जबकि उरहान के साथ आए हुए सिपाही भी अपने वालिदैन से मिलते हैं और सब बहुत खुश होते हैं। जबकि दूसरी जानब कासिम और सुलेमान अपने घोड़ों पर सवार होकर तरबियतगाह आते हैं, जहाँ आइकुत उन्हें देखकर कहता माशाअल्लाह इन लड़कों को देखो, सिर्फ आप दोनों ही इन गसीले घोड़ों से निमट सकते हैं। तो कासिम कहता बेशक हम इनके साथ जंग में भी जा सकते हैं, है ना? आइकुत कहता नहीं अभी तक नहीं, अब यहाँ आओ, और उन्हें घोड़ों से नीचे उतारता है। कासिम और सुलेमान अपने अपने घोड़े बांधना शुरू हो जाते हैं। तो आइकुत कहता इसके अलावा आपको अभी तक हकीकी इम्तिहान नहीं मिला है, हमें इस जगह को मुकम्मल तौर पर साफ करना चाहिए, हमें घोड़ों का ख्याल रखना चाहिए और इन्हें खाना खिलाना चाहिए, यहाँ झाड़ू देना न भूलना। और फिर कासिम और सुलेमान काम करने में मसरूफ हो जाते हैं। किसी दौरान उरहान वहाँ पे आता है और अपने बेटों को काम करते हुए देखता है तो कहता है अरे मेरे जवानों, क्या तुम अभी तक काम कर रहे हो? अपने बाबा को देखकर कासिम और सुलेमान भागते हुए उरहान के पास आते हैं। उरहान साहब उन्हें अपने गले से लगाते हैं और दोनों बच्चों को प्यार करते हैं। सुलेमान पूछता हमने आपको बहुत याद किया बाबा, कि आपने भी हमें याद किया? उरहान कहता मैंने भी आपको याद किया, इसलिए तो मैं आ गया हूँ। और फिर आइकुत से पूछता आइकुत क्या तुम इन शागिर्दों से खुश हो, ये काम से कतराते हैं? तो आइकुत कहता इन्हें मजीद तरबियत की जरूरत है मेरे हुजूर। तो उरहान कहता मुझे इन्हें आजमाने दें। तो कासिम कहता बाबा क्या यह सच है, क्या आप एक जंग हार गए हैं? तो उरहान कहता मैं हार गया तो क्या हुआ, क्या आप परेशान हैं? तो कासिम और सुलेमान हाँ में सर हिलाते हैं। उरहान साहब कहते आप हारे बगैर जीत नहीं सकते, आज हम हारेंगे कल जीतेंगे, ठीक है? तो कासिम और सुलेमान खुश होते हैं। और फिर उरहान कहता चलो लड़के आइए देखते हैं कि मेरे जाने के बाद आपने कितनी सख्त तरबियत की है। और फिर अगले लम्हे हम देखते हैं कि उरहान साहब अपने बेटों को साथ लड़ने लग जाते हैं। कासिम और सुलेमान बारी बारी उरहान साहब पर वार करते हैं। उरहान साहब उनके साथ बचिकाना लड़ते हैं। कासिम और सुलेमान अपने बाबा को